विरासत में जो चीजें मिलती है ना, उसकी कदर इंसान को कम होती है। बस हमारी आजादी और हमारी सुरक्षा भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए आज ऐसा करते हैं, मुलाकात करते हैं आदिल खान से। ये आपको शूरवीर में दिखे, ये आपको स्पेशल ऑप्स में दिखे, और आज ये शूरवीर के कुछ सीन्स को डिकोड करेंगे, और खास उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि फौज की नौकरी बड़ी आसान होती है, और होता ही क्या है। गौर से देखिएगा, जिन सीन्स को फिल्माने में इतनी कठिनाई हुई, जरा सोचिए आपकी सेना जब उसको जीती है तो उनके लिए कितनी कठिनाइयां होती हैं। पहली बार जब यूनिफॉर्म पहनी थी वो लुक टेस्ट के दौरान थी, तो मैं ऐसा आईने के सामने खड़ा हो रहा था, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। एक्चुअली में अगर किया ये तो मरूंगा तो नहीं ना मैं। तो उन्होंने बोला कि यार मरोगे तो नहीं, लेकिन ये बहुत टॉर्चर है। तो मैंने बोला तो करो, रियल रिएक्शन निकलेगा। एवरी टाइम आई वाज गोइंग डीप इन वाटर, तो हाथ पैर बने थे, तो मैं फोकस कर रहा था स्विम करने में, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं ऐसा होता था। लेकिन जब कैमरा रोल होता था तो वो फट ऐसा हो जाता था। वो जब कैमरा के सामने यूनिफॉर्म पहन के जब वहाँ पहुँचते थे तो वो इट्स लाइक मैजिक हैपनिंग, यू नो, ये स्किन की तरह है ये। मतलब कारगिल विजय दिवस, ये वो दिन है जब हर एक हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए उस हर एक सोल्जर को सलामी देता है जिसने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप में से कई लोग सेना में भर्ती होना चाहते होंगे, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्टर बनना चाहते होंगे। और आज SBS ओरिजिनल्स की ये स्टोरी ऐसे ही सभी दर्शकों के लिए बहुत खास है, क्योंकि हमारे स्टूडियो पहुंचे आदिल खान। ये वही आदिल खान है जिन्हें आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के शो शूरवीर में देख चुके हैं। जब आदिल हमारे ऑफिस आए तब हमने आदिल से गुजारिश की कि वो खुद अपने ही शो में से कुछ ऐसे सीन्स चुने जिनमें एक्शन हो, और उन सीन्स को देखकर वो खुद डिकोड करे, ताकि ना सिर्फ आम ऑडियंस बल्कि सेना में भर्ती होने वाले उस हर एक इंसान के दिल में जोश जाग जाए जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। और साथ में ये भी जानने का मौका मिले कि अगर इतनी मेहनत ही सिर्फ एक्टिंग में लगती है तो असली सैनिकों में कितना दम होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आदिल के शूरवीर के एक्सपीरियंस के बारे में हम उनसे जानेंगे एक स्पेशल तरीके से। तो ये स्पेशल कॉर्नर हमने तैयार किया है जहाँ पे आदिल अपने सीन्स देखने वाले और उसे डिकोड करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, करते हैं। ये एंट्री वाला सीन जो है हम लोगों ने शूट करा था सर्बिया में, और इस टाइम पर इसका बहुत इंटरेस्टिंग जो बात है इस सीन की वो ये थी कि सर्बिया में ये लास्ट डे था शूट का। उसके अगले दिन हम लोगों की फ़्लाइट थी वापस बॉम्बे, और तूफान आ गया था। तो सिचुएशन ऐसी थी कि बिल्कुल हम लोगों के जो टेंट और जो सेटअप लगा रखा था वो सब उड़ रहा था, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, और हम लोगों को स्टाइल में ऐसे वॉक करना है ऐसे 48 फ्रेम्स में। सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि जब कैमरा रोल होता था तो सारे के सारे हम लोग ऐसे स्टाइल में वॉक कर रहे थे। जैसे कट होता था सब ऐसे काँप रहे थे, कोई कंबल ला के उड़ा रहा था, कोई कॉफ़ी पिला रहा था। दैट वाज वेरी चैलेंजिंग बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। सलीम कमाली, क्या बात है। सो पहले तो बहुत ही इंटेंस एटीट्यूड में रहते हैं, उसके बाद इमोशनल हो जाते हैं। मतलब कैसे, इस सीन के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये ना दिस इज़ अभी सो फार मैंने जितने भी काम किए हैं, जो प्रोजेक्ट में मैंने किए हैं, उन सब में से वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स है ये, क्योंकि इसमें एज एन एक्टर मुझे करने में इतना मज़ा आया, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिशन थे इमोशंस के। मतलब जब शुरुआत हुई उस टाइम पर मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूँ उसके साथ, वो टॉर्चर कर रहा है लेकिन मैं टॉर्चर हो नहीं रहा। फिर वहाँ से इमोशन ट्रांसिट होता है जहाँ पर बच्ची का एंगल आ जाता है, फिर वो वहाँ इमोशंस अलग हो जाते हैं, फिर वो लगता है कि बच्ची को गोली पड़ गई तो इमोशंस अलग हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो ड्रिल था, सचमुच कुछ हुआ नहीं, ट्रेनिंग का हिस्सा था, तो इमोशन अलग हो जाता है। तो एक सीन में काफ़ी इमोशंस थे, मुझे बहुत मज़ा आया था ये सीन करने में। इनफैक्ट इसमें अभी आपने देखा होगा तो वो टॉर्चर जो करा था उन्होंने, वो मेरे फेस पर कपड़ा डाल के ऊपर से जग से पानी डाला था। दैट्स अ रियल वे ऑफ टॉर्चरिंग पीपल। तो जब शूट हो रहा था तो उस टाइम पर डिसाइड कर रहे थे कि यार इसको शूट करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब क्योंकि बहुत सफोकेटिंग होता है अगर पानी नाक मुंह में जाए तो उस टाइम पर ऐसा हो रहा था कि यार थोड़ा फोरहेड के नीचे पानी डालेंगे और कैमरा एंगल से ऐसा लगेगा कि मुंह पर जा रहा है पानी। सो आई रिमेंबर मैंने कनिष्क के साथ डिस्कशन करा था कि यार एक्चुअली में अगर किया ये तो मरूंगा तो नहीं ना मैं। तो उन्होंने बोला कि यार मरोगे तो नहीं, लेकिन ये बहुत टॉर्चर है। तो मैंने बोला तो करो, रियल रिएक्शन निकलेगा। तो वो एक्चुअल टॉर्चर था वो। ये आपने एक्चुअल में, ये आप ही थे? जी हाँ, मैं ही था। और ये जो जिसने लाला का कैरेक्टर करा है वो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, तो वो काफ़ी एलिमेंट में आ गए। तो उन्होंने भी आराम से ऐसे मेरे बाल पकड़ के पूरा टाइम लिया ऐसा जग का पानी खाली करने में
तो वो पूरा पानी नाक में मुंह में चला गया था, लेकिन उससे रिएक्शंस बड़े अच्छे निकले। सो हमें तो गूज़बम्स आ गए, लेकिन जब खुद शूट करना होता है ऐसे कॉस्ट्यूम में, और कैसी वो फीलिंग होती है, मैं आपसे जानना चाहेंगे कैसा था ये एक्सपीरियंस? यार सुरभि, एक्चुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो मैं स्पेशली अगर खुद की बात करूं तो मैं एक पुलिस फैमिली को बिलोंग करता हूं। मेरे जो पिताजी हैं वो भी पुलिस में थे, वो क्राइम ब्रांच में थे, स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में थे, तो वो यूनिफॉर्म सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते थे। तो आई रिमेंबर उनको एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडल दिया था फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, तो उसमें उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी। तो आई वाज स्मॉल दैट टाइम, छोटा सा था मैं। तो वो जो फीलिंग थी मतलब फ्रॉम योर फैमिली सीइंग समबडी इन यूनिफॉर्म, वो बचपन से इतनी स्ट्रॉन्ग थी मेरे अंदर, और हम इतनी फिल्में और इतने अच्छे शोज़ देखते हुए आए हैं जिसमें दे टॉक अबाउट फोर्सेस, पीपल फ्रॉम फोर्सेस एंड ऑल, एंड एवरीबडी इन इंडिया वी हैव सच ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्योंकि वो जो करते हैं हमारे लिए, उनकी वजह से हम लोग सेफ घर में सुकून से बैठे हुए हैं, और वो हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस देते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी लाइफ का भी। वहाँ पर बॉर्डर पर रहते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस, और यहाँ पर हम सुकून से जीते हैं। सो वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। तो जब ये यूनिफॉर्म पहन रहा था मैं, और इनफैक्ट आई विल स्पीक फॉर एवरीबडी एल्स इन द शो ऑल्सो, तो वो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। आई रिमेंबर पहली बार जब यूनिफॉर्म पहनी थी वो लुक टेस्ट के दौरान थी, तो मैं ऐसा आईने के सामने खड़ा हो रहा था, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। और यूनिफॉर्म की एक इतनी अच्छी चीज़ ये कि बहुत सारे ऐसे सीन्स होते थे जो कि हम लोग जब रिहर्स करते थे, बहुत सारा एक्शन है इसमें, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सीन्स हैं, तो जब रिहर्स कर रहे थे उनको तो वो बड़े डिफ़िकल्ट लगते थे। बट जब कैमरा के सामने यूनिफॉर्म पहन के जब वहाँ पहुँचते थे तो वो इट्स लाइक मैजिक हैपनिंग, यू नो। ये स्किन की तरह है ये, मतलब यू गेट इनटू इट, आपकी ऑटोमेटिकली बैकबोन थोड़ी सी ऐसे इरेक्ट हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज शार्प हो जाती है, दैट कॉन्फिडेंस कम्स इन यू। तो इट वाज अमेजिंग यार, कि मतलब जो ज़िंदगी हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो फोर्स के लोग हैं, वो रोज़ जीते हैं, उसको कुछ महीने के लिए कुछ पोर्शन उसका हमने जिया इस शो के ज़रिए थोड़ा बहुत। और I only ended up having more and more respect for these people after the show. So that was really good. So actually ये सवाल जब पूछने वाली हूँ, और मुझे लास्ट में पूछना चाहिए सारे सीन्स देखने के बाद, लेकिन मैं भी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि ट्रेनिंग, क्या आप लोगों ने इसके लिए कुछ खास ट्रेनिंग ली थी? हाँ, इसका जब ये शो मुझे ऑफर हुआ था तो उस टाइम पर कनिष्क जो डायरेक्टर हैं, समर जो प्रोड्यूसर है, प्रतीक जो डीओपी हैं, उन लोगों के साथ स्क्रिप्ट पे हम लोगों ने बैठ के मीटिंग करी थी, डिस्कस करी थी कि कैरेक्टर सलीम कमाली का कैसे डेवलप करें। तो उस टाइम पर हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच के आए थे कि जो फौज के लोग होते हैं उनका एक टिपिकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यू नो, दे लुक लाइक फिट पीपल, दे लुक लाइक स्ट्रॉन्ग केपेबल पीपल। वो ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं दिखते, वो लगते हैं कि टफ लोग हैं। सो आई वॉन्टेड टू अचीव दैट। तो फिर उसके लिए एक अलग रूटीन तैयार करा था, जो मेरा ट्रेनर वो इन्वॉल्व हुआ था। सुबह 4:30-5 बजे जूहू बीच पर जाके कंपाउंड एक्सरसाइजेज और एंड्योरेंस ट्रेनिंग और ये सब कुछ करते थे, शाम को वेट उठाते थे। तो ये कुछ 2.5, 3.5 महीने करा, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड द शूट काफ़ी कुछ हम इसको ट्रांसलेट कर पाए सलीम कमाली में। तो ये तो थी ऊपरी तैयारी। फिर एक अंदरूनी जो तैयारी होती है कि जो फौज के लोग हैं, मैं एयरफोर्स पायलट का किरदार कर रहा हूँ, तो उनका एक तरीका होता है बोलने का, द वे दे स्पीक, उनकी टर्मिनोलॉजी होती है जो कि बड़ी ऑर्गेनिकली निकलती है। मतलब ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये मेहनत है। सो इसकी ट्रेनिंग के बारे में आपसे जानना चाहिए। अरे इस दिन तो जान निकल गई थी। ये तो अब मैं भोपाल से हूँ, तो मुझे आती है स्विमिंग, लेकिन मैंने वो बड़े तालाब और नदियों में इन सब में स्विमिंग सीखी। तो ये जो टेक्निकल स्विमिंग होती है ना, उसमें कुछ ऐसा एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरी। और सीन में ऐसा था कि हाथ और पैर बांध दिए थे और डीप वाटर में जाकर, जैसा आपने देखा, वो एक प्रॉप को लेकर आना था। तो वो एक टेक्निकल वे ऑफ स्विमिंग है जिसमें आप वो ऐसा डॉल्फिन की तरह तैरते हुए जाते हो, तो वो आता ही नहीं था। अब अरमान जो है, अरमान इज़ अ प्रॉपर स्विमर, मतलब इज़ वेरी गुड। तो हालांकि सीन में ऐसा है कि अरमान थर्ड आता है, सबसे लास्ट आता है, लेकिन व्हेन वी वर शूटिंग एंड रिहर्सिंग ही वाज द बेस्ट, क्योंकि उसको आती है ये सब चीज़ें, वो मुझे नहीं आती। तो वो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग हो गया था ना, क्योंकि एवरी टाइम आई वाज गोइंग डीप इन वाटर, तो हाथ पैर बने थे, तो मैं फोकस कर रहा था स्विम करने में, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं ऐसा होता था। तो काफ़ी चैलेंजिंग था वो, लेकिन बहुत मेहनत करी है इस शो में, ख़ासतौर से ऐसे सीन्स के अंदर। और अगेन वही मैं आपसे कह रहा था कि ये आई डोंट नो, ये एक इस शो में एक मैजिक था ये, कि जब हम लोग रिहर्स करते थे कोई भी सीन, आगे भी सीन्स हैं कुछ ऐसे जिसमें बहुत चैलेंजिंग सीन्स थे, वो फिजिकली काफ़ी चैलेंजिंग सीन्स थे,
तो जब रिहर्स करते थे उस टाइम पर बड़े डिफिकल्ट लगते थे, ऐसा लगता था कि यार कैसे करेंगे, लेकिन जब कैमरा रोल होता था तो वो फट 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 ऐसा हो जाता था वो। तो वो होता है ऐसा क्योंकि आप एक किरदार को जी रहे हो शूटिंग के दौरान, तो वो जैसे ही आप फिर आदिल से सलीम बनते हो तो वो उस बीच में कुछ जादू हो जाता है। तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिहर्सल में मुश्किल होती हैं वो कैमरा के सामने हो जाती हैं। एज एन एक्टर ये तो हमारा जॉब भी है, मतलब जो भी किरदार मिला है, जो भी चैलेंज आते हैं उस किरदार के साथ, उनमें अपने आप को डाल देना और फिर वो उन चैलेंजेस को ओवरकम करना, वो तो खैर हमारा काम है। बट एट द सेम टाइम जी कोई भी दिस अदर देन दैट, और भी जो मैंने जैसे स्पेशल ऑप्स किया था 1.5 इससे पहले, उसमें भी बहुत एक्शन और ये सब था। शिकारा करी है मैंने, और इसके बाद अभी जो मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें आते हैं काफ़ी चैलेंजेस ऐसे आते हैं। तो मेरी शूटिंग ही यहाँ से चालू हुई थी, तो हम लोगों ने कश्मीर में शूट करा, दिल्ली में शूट करा है, बॉम्बे में शूट करा है। मतलब आमतौर पर जब हम फौजियों की बात करते हैं तो एक जो भावना आती है वो ये आती है कि ये लोग हम लोगों के लिए जो अपना त्याग बलिदान देते हैं, हम लोगों के लिए ये सरहद पर लड़ते हैं। इस शो में ये भी दिखाया है कि इसके साथ साथ फौजी कैसे अपने खुद के इमोशंस के साथ भी लड़ते हैं, बिकॉज द ड्यूटी दैट दे आर डूइंग फॉर द कंट्री, यू नो, एंड दैट समथिंग। जब अभी मैं सीन देख रहा था, एवरी टाइम आई सी द सीन मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि ये कितना ह्यूमन इमोशन है कि एक छोटी सी बच्ची अगर बाप का इंतज़ार कर रही है और बाप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उसको नहीं पता कि वो बचेगा या ना बचेगा। सो यू नो, चूजिंग द कंट्री ओवर एंड अबव योर फैमिली, योर इमोशंस एंड एवरीथिंग, ये जो एटीट्यूड जो हमारे फौजियों का होता है वो इतना अलग दर्जे का होता है कि मतलब यू नो, दिस मेक्स यू रिस्पेक्ट देम सो मच। ये शो करने से पहले ऑब्वियसली मतलब हर इंसान, हम हिंदुस्तानियों के हर इंसान के अंदर हमारे फौज के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन जब इस पोर्शन को जिया और जब ये समझा कि यार ये लोग किस लेवल का सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हार्डशिप में जी रहे हैं, उसके लिए तो ट्रेन हो जाते हैं, उसकी तो ट्रेनिंग ले रखी, लेकिन ये जो एक इमोशनल ये जो रहता है ये वो हर एक इंसान समझ सकता है, क्योंकि इमोशंस तो सेम होते हैं। तो उनके साथ जब ये लोग जूझते हैं और उसके बावजूद अपने कर्तव्य के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, अपने देश के लिए जो इतना कुछ कर जाते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीज गाइस। हमारे जो देश के जो फौजी हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन करा है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनको बहुत प्राउड फील करवाया है। तो मैं कारगिल दिवस पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आई एज एन इंडियन आई एम अटरली प्राउड ऑफ द पीपल फ्रॉम फोर्सेस, और इन लोगों का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि जिस लेवल का सैक्रिफाइस, बलिदान ये लोग करते हैं वो इन लोगों के अलावा जितने भी और भी लोग हैं वो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस शो के ज़रिए इनकी ज़िंदगी का एक कुछ परसेंट हम लोगों ने जीने की कोशिश करी, और इससे और रिस्पेक्ट बढ़ा है इन लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा डिटेल में पता चला कि यार मतलब अगर आप फौजी हो तो आप किन किन चीज़ों के साथ डील करते हो। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल अनुपमा में अनुपमा की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले पति और उसके बाद घर परिवार वालों को एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कन्विंस करना, और अब तो लगने लगा है कि बेटी ही बगावत पर उतरने वाली है। मैं जिंदगी में तेरा बाप हूं तो जिद में भी तेरा बाप हूं मैं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो यहां से तुझे मैं खींच के ले जाऊंगा बाकी। नहीं जाऊंगी। स्वीटी तू जाने घर अपने पापा के साथ अभी क्या भी जा, मेहरबानी कर। अपने बच्चों के लिए एक माँ को न जाने क्या क्या सहना पड़ता है और न जाने क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन क्या वही बच्चे अपने माँ बाप को समझ पाते हैं? नई बेटी की वजह से सखी बेटी को निकाल रही हो ना मम्मी घर से, लेकिन लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है मम्मी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमानेंटली इस घर में आ जाऊं और आप कुछ कर भी ना पाऊं। अब अनुपमा की बेटी जो कर रही है ना, उसे देखकर तो ये कह सकते हैं कि पाखी बिल्कुल नहीं समझ रही है। अब पाखी का स्वभाव कैसा है ये तो आपने सीरियल में देखा ही होगा। वो अपने हक के लिए बगावत कर जाती है अपने माँ बाप से भी।
ठान ली ना वो कर कर ही दम लेती है। अब अनुपमा के ससुराल में वो रहना चाहती है क्योंकि इन दिनों वो प्यार जो कर रही है अधिक से। मुझे अपनी लिमिट्स पता है और अधिक को भी। हम बच्चे जरूर है पर इतने भी स्टूपिड और केयरलेस नहीं है जितना आप दोनों हमें समझ रहे हैं। लेकिन वनराज और अनुपमा कभी नहीं चाहेंगे कि अधिक के साथ उसका रिश्ता आगे बढ़े क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि बरखा की नीयत में खोट है। तो ऐसे में भला पाखी को कैसे समझाएं कि यहाँ पर रहना उसके लिए ठीक नहीं है। पाखी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी कही बात टाल दे। जरूर तुमने उसे भड़काया होगा, उसे तुमने यहाँ पे रुकने के लिए कहा। उल्टा मैं इसे कब से कह रही हूँ कि घर जा घर जा घर जा, लेकिन ये सुनती ही नहीं है। जिस तरह से ये आपकी बात नहीं मान रही है वैसे मेरी बात भी नहीं मानती है। ये सारी ठीक बातें उसे आज गलत ही लग रही है। अब ये अनुपमा के लिए फिर से एक चैलेंज होगा कि अपनी बेटी पाखी को कैसे वो मनाए, कैसे समझाए। वनराज तो ऐसा कर नहीं पाएगा तो अनुपमा आपको ही शुरुआत करनी होगी। याद है ना पिछली बार कैसे पाखी को आपने समझाया था, तो इस बार भी कोशिश करो जो कि आप हमेशा करती हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बहुत प्यार करते हैं तुमको सजन। सॉरी डोंट माइंड, बट अंदर का संगीतकार ना वो पुराने वाले गानों की लाइन सुनकर जाग ही जाता है। ये बात और है कि फटा ढोल ही साउंड करता है, बट कदर कीजिए, जस्ट पैशन की कदर कीजिए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं सीरियल बहुत प्यार करते हैं कि जहां पर जो हमारे हीरो हैं उनका मुंह काला करने आ गए विलन, लेकिन ये विलन ये नहीं जानते कि ये टीवी के हीरो हैं। अगर इतनी आसानी से आप इनको मात दे सकते तो फिर बात क्या होती। सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा आज इन जनाब की क्या धुलाई कर रहा है। अब ये नजारा देखकर आप धोखा मत खा जाना कि रितेश ना यहाँ पर अपनी किसी फिल्म की शूटिंग पर लगा हुआ है। ये शूटिंग वूटिंग नहीं है बल्कि ये हकीकत है, जहाँ पर घर पर आकर धमकी देने वाला ये शख्स जिसका हाल हो गया बेहाल, और इसका हाल रितेश ने बेहाल कर दिया। अब भाई बात जब घर वालों की आए तो कोई हीरो सच में हीरोपंथी क्यों न करे। पता नहीं नेताजी कहाँ से उठ के आ गए। मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है नेताजी, और हम सब उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि किसी ने कुछ नहीं किया और वो बस घुस गए और चढ़ पड़े अंदर। दिया अब रितेश को उन लोगों को जवाब देना आता है, जहां पर उसने देखिए क्या जवाब दिया। ये जनाब जो रितेश के चेहरे पर कालिक पोतने आए थे खुद यहां से लुटकर पिटकर चले गए। हमारे घर में थोड़े दिन पहले एक बड़ी अच्छी सी पार्टी हुई थी और हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसमें किसी ने तो कुछ बवाल किया और रितेश पे अब ड्रग का इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं। अब ये अंदर जो सीन चल रहा है वो उसी की लड़ाई है, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई है और हमें पता है उसने ड्रग्स नहीं लिए हैं, लेकिन ये सबको बताना ज़रूरी है। तो फिलहाल रितेश वही कर रहे हैं अंदर। पर्दे के पीछे के सीन्स को देखकर भी आपको खूब मज़ा आएगा। फिलहाल यहाँ पर हीरोइन अगर होती ना तो और भी मज़ा आता, लेकिन कोई नहीं, ये खबर सीरियल की हीरोइन तक तो पहुँच ही जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
और चलिए जरा टीआरपी की रिपोर्ट कार्ड निकालें। अब आप कहेंगे मंगलवार को किसकी टीआरपी आ गई भैया? ओटीटी की। तो चलिए वक्त है डिजिटल टीआरपी का। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी SBS ओरिजिनल्स हाजिर है आपके पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म्स का टीआरपी चार्ट लेकर। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉप 3 वेब शोज रहे दर्शकों के दिल के करीब। तीसरे नंबर पर है वूट का द गॉन गेम सीजन 2। 20 जुलाई को रिलीज हुआ द गॉन गेम सीजन 2 अपने रिलीज के पहले ही हफ्ते में तीसरे नंबर पर आ चुका है 5.81 मिलियन व्यूअर्स के साथ। इसके ठीक ऊपर सरप्राइजिंगली अभी भी आश्रम सीजन 3 बना हुआ है, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं। जब से आश्रम रिलीज हुआ है तब से एक भी बार ये टॉप 3 की रेस से बाहर नहीं निकला और इस हफ्ते भी ये दूसरे नंबर पर है 7.14 मिलियन व्यूअर्स की टीआरपी के साथ। और अपने रिलीज के दूसरे हफ्ते में ही स्ट्रेंजर्स थिंग्स सीजन 2 और इसका वॉल्यूम 2 नंबर 1 पर आ चुका है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। पिछले हफ्ते इसने जुटाए 9.10 मिलियन व्यूअर्स। वो नहीं रुकेगा, वो सब कुछ खत्म कर देगा, सबको मार देगा। शुरू करते हैं। अब अगर बात करें उन फिल्मों की जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, तो इसमें तीसरे नंबर पर एंट्री ली है जनहित में जारी ने। ZEE5 पर जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई अपने पहले हफ्ते में ही तीसरे नंबर पर आ गई और रिलीज के पहले हफ्ते में इसने जुटा लिए 6.30 मिलियन व्यूअर्स। इसके ठीक ऊपर कमल हासन, विजय सेतुपति और सूर्या स्टारर वो फिल्म है जो लगभग हर यंगस्टर से तारीफें बटोर रही है। इस फिल्म का नाम है विक्रम। इसे आप Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। पिछले हफ्ते इसने जुटाए 8.09 मिलियन व्यूअर्स। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज टॉप 3 फिल्मों में पहले नंबर पर है मेजर, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अपने रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी इसने जुटा लिए 10.01 मिलियन व्यूअर्स। अब अगर बात करें टॉप 3 OTT प्लेटफॉर्म्स की, तो इसमें तीसरे नंबर पर है वूट 7.90 मिलियन व्यूअर्स के साथ। दूसरे नंबर पर है Disney+ हॉटस्टार 44.80 मिलियन व्यूअर्स के साथ। और पहले नंबर पर बना हुआ है MX प्लेयर 48.96 मिलियन व्यूअर्स के साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है इस सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से का सेट, जहां पर गुनगुन अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, जिसके लिए अब उसने नौकरी कर ली है और वो बन गई है रिपोर्टर। लेकिन उसे नहीं पता कि रिपोर्टिंग के साथ साथ उसके चैनल का जो बॉस है ना, वो उस पर दिल दे बैठेगा और वो रिपोर्टर तो बाद में बनेगी, उसके पहले किसी के दिल में वो घर जरूर कर जाएगी। तो भाई गुनगुन जरा बच कर रहना, ये जो आपका बॉस है ना वो आप पर दिल दे बैठेगा, हमें तो समझ ही आ गया है। गुनगुन ने ना बोल दिया था इन सब चीज़ों के लिए, उसको कोई इंटरव्यू नहीं करना था, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना था। पर अनुभव की जैसा कि मैंने कहा कि अनुभव की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, विश थी कि गुनगुन अपने आप के लिए कुछ करे और पूरी दुनिया को एक रोल मॉडल की तरह इंस्पायर करे। दैट्स वाई अनुभव का सपना है जो साकार होते देख गुनगुन इमोशनल हो गई। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल पंड्या स्टोर का सेट, जहां पर धरा उस बच्चे को घर ले आई है जिसकी मां अस्पताल में है। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब घर पर जब सासू माँ ने देखा कि धरा किसी बच्चे को ले आई है, तो भाई उन्हें धरा की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर वो ये भी जानती है कि धरा कभी झूठ नहीं बोलती है।
तो कहानी में लगता है कि अब ये बच्चा इसी घर का बनकर रह जाएगा। घर पे जब वो लेकर आ रही है तो एक डर है मन में, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है कि धरा किसी और का बच्चा घर में ले आई थी और द फैमिली हैड टू सफ़र अ लॉट। तो इस बार वो एक डर है मन में कि कहीं माँ गॉम्बी सब दोबारा मुझे गलत ना समझ ले, क्योंकि इस बार वो जेन्यून है, हेल्पलेस है। उसे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, बट पता नहीं, वो भगवान जी कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो इसके पीछे भी कुछ बहुत बड़ा कारण है। फटाफट खबरों में फिलहाल आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भैया अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत में अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना तो उससे पहले क्या जगदोजहद थी उस पर ज्यादा आप अटेंशन मत दे तो बेहतर रहेगा। अब देख लीजिए, प्राची की गोद भराई हो ही गई ना सभी रीति रिवाज के मुताबिक। तमाम मुसीबतों और तकलीफों को पार करके आज सही मायने में प्राची को उसका हक मिल रहा है। सासू माँ आज देखिए कि कैसे अपनी असली बहू प्राची की गोद भराई करवा रही है। अब वो अलग बात है कि सासू माँ केवल ये सब ना दिखावे के लिए कर रही है। उसे प्राची से कोई लगाव नहीं है, उसे तो केवल प्राची के होने वाले बच्चे में इंटरेस्ट है। लेकिन सासू माँ, आप ये तो जानती हैं ना कि अगर बच्चा चाहिए तो माँ से भी तो लगाव रखना पड़ेगा। हम अभी इनफैक्ट बात ही कर रहे थे कि हमें कितना मज़ा आ रहा है अभी रिसेंटली, बिकॉज जैसे पहले मज़ा आता था, यू नो, अच्छे सेलिब्रेशंस, बहुत सारे लोग, दोस्त, वो सब वापस आ रहे हैं, सो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये सब बातें ना बाद में करेंगे, क्योंकि सीरियल की आगे की कहानी में यही सब तो होगा, उतार चढ़ाव। वही सारा प्यार उसी को दिया जा रहा है और रिया को इग्नोर किया जा रहा है, तो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है, जलन भी हो रही है। जी डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ करेगी, अभी तो मुझे पता नहीं क्या करेगी, बट करे तो अच्छा भी है, क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो जीत का मज़ा नहीं आता। फिलहाल अभी खुशियों का माहौल है, हर कोई प्राची की गोद में अपना आशीर्वाद दे रहा है। रणवीर भी आया और उसने भी प्राची को आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद में प्राची और रणवीर की उन दिनों की तस्वीर है जब वो एक साथ बड़े ही खुशी से रहा करते थे। आज बड़े दिनों बाद जब फिर से कुछ वैसा ही हो रहा है ना, तो उन यादों को समेट रहा है रणवीर। अच्छे दिनों से जुड़ी हुई एक फ़ोटो है जिसमें हम दोनों बहुत मुस्कुरा रहे और खुश है। तो रणवीर चाहता है कि इसी तरह हम दोनों और हम सभी मुस्कुराते रहे और सब कुछ अच्छा अच्छा हो, उस इंटेंशन से वो फ़ोटो दी गई है, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट। अब प्राची और रणवीर अपने फैंस से कह रही हैं कि आगे आगे देखिए और क्या क्या होता है, जो आप देखना चाहते थे ना वो सब देखने मिलेगा। धीरे धीरे चीज़ें हो रही, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, सो दैट्स आई थिंक वी आर काइंड ऑफ कीपिंग अ प्रॉमिस कि हम थोड़ा थोड़ा करके, यू नो, वी आर गेटिंग देयर, धीरे धीरे करके। फिर प्राची और रणवीर के बीच सारे हैप्पी मोमेंट आएंगे जिसे देखकर आप पुरानी कड़वाहट को भूल जाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल मीत में मनाया जा रहा है तीज का त्योहार, और तीज के त्योहार में हो रहा है बर्फी का ड्रामा। लेकिन हमारी मीत जिस भी नाम से सीरियल में टहल रही हो, वो हर ड्रामे को फेल कर ही देती हैं। आज घर बहुत उपकार करने बोले कोई का कुछ नहीं खा के ना मेरे पूरे चेहरे पे ऐसे बड़े 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 दाने आ जाते हैं। तो कौन सा बैग खिला रही
बर्फी देवी को तो अब तक आप सब जान गए होंगे ना। जब से आई है अलावत परिवार में, न जाने क्यों वो हमेशा मंजरी के पीछे ही पड़ी रहती है। अब भी उसके मन में शक है, तो उस शक को यकीन में बदलने के लिए उसने एक ड्रामा किया। ये मेरी हाँ, बिकॉज मेरी एक सांस कम थी ना, तो ये दूसरी सांस लेकर आए। मेरी जान की दुश्मन एक अच्छी हुई तो दूसरी आ गई है। अब बर्फी देवी को लगता है कि मंजरी ही मीत है और आज तीज के दिन उसने तीज का व्रत भी रखा है। फिर अब घर वालों के सामने कैसे बताए सबको कि मंजरी ने तीज का व्रत रखा है। हाँ, मुझे पता है कि इसने व्रत रखा हुआ है, तो जानबूझ के मैं ह्यूमिलिएट करने के लिए ये सब कर रही हूँ। या मैंने व्रत रखा हुआ है तीज का अपने पति के लिए। मैं अपने पति के हाथ से मिठाई खाना चाहती हूँ और ये मुझे मिठाई खिला रही है ज़बरदस्ती। अब बर्फी देवी नाम है तो बर्फी भी उनके पास होगी। बर्फी खिलाने के बहाने वो कोशिश कर रही है ये जानने की कि मीत ने तीज का व्रत रखा है या नहीं। लेकिन आप सब भी तो जानते हैं कि हमारी मंजरी उर्फ मीत सबसे तेज है, इसीलिए तो इन मौके पर वो चक्कर खा के गिर गई और मीत अलावत के हाथों से उसने अपना तीज का व्रत तोड़ा। देखिए, मंजरी की खूबी ये है कि वो अपनी जो बात है वो अपने अंदाज में सही बात कह जाती है। ये मंजरी की खूबी है जो कि मीत हुड्डा से बहुत मिलती है, क्योंकि अगर मीत हुड्डा भी होती तो वो भी इतनी ही ब्यूटीफुली इस सिचुएशन को टैकल करती है। वो अपना गुस्सा नहीं दिखाती, लेकिन शी हैज़ हर ओन ट्रिकी वेज। So that's what मंजरी and that's what मीत हुड्डा is। अब बर्फी देवी, अब तक तो आप समझ गई होंगी ना, जो आप जानना चाहती थी मीत ने आपको जना दिया और किसी को खबर भी नहीं पड़ने दी। तो अगली बार ना मीत से पंगा लेने के लिए 10 बार सोचना। माना कि आप तेज हो, लेकिन अगर मीत की बात करें तो मीत के सामने ना आपकी तेज की धार बहुत कम है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आखिरकार हमारी प्रीशा ने ऐसा कर क्या दिया कि 81 साल के बूढ़े जो हैं वो इनसे छिपते छुपाते घूम रहे हैं। अब देखिए ना, मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियल ये है चाहते में ये जो बुजुर्ग हैं ये न जाने क्यों प्रीशा के पास भी नहीं भटकना चाहते। आप पहचानिए कौन हूँ मैं? आपको क्या लग रहा है कौन हूँ? अरे सर, आप कमाल करते हैं, आप नहीं पहचान रहे मैं कौन हूँ? जरा देखिए देखिए, छोटे मियाँ आज कैसे बड़े मियाँ बन गए हैं। अब भी अपनी पत्नी को पाने के लिए, उसकी यादाश्त वापस लाने के लिए बेचारे रुद्र को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अब देखिए उसे अपना रूप बदल कर भी आना पड़ रहा है। वो आया है एकदम खुफिया रास्ते से कुछ पता करने के इरादे से, लेकिन तभी उसे पता चल गया कि प्रीशा भी यही है। मैं थोड़ा खुद डरा हुआ हूँ अभी कि कहीं मुझे लोग पहचान तो नहीं लेंगे ऐसे लुक में। थोड़ा सा होता है ना, अंदर एक डर होता है कि यार तुमको तो लग रहा है शायद तुम कौन हो, दूसरे को लगता है कि नहीं लगता, वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लोग मुझे देखेंगे क्या करेंगे। और अचानक से यहाँ पे जो है प्रीशा
आ जाती है। बाथरूम के अंदर रुद्र ने खुद को बंद कर लिया है तो बाहर से प्रिशा दरवाजा ठोक रही है। अब क्या करे, कहाँ जाए, कैसे प्रिशा से बचे, यही सवाल सता रहा है रुद्र खुराना को। और जरा उसके चेहरे का रंग देखिए ना, कैसे उड़ गया है। तो मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद किया हुआ है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक प्रीशा नहीं जाएगी, और कहीं वो अंदर आ जाएगी तो फिर क्या होगा। अब जिसके पति ने इस बात को मिशन बना लिया हो कि मुझे मेरी पत्नी को वापस पाना है, अरमान के चुंगल से उसे बचाना है, तो भाई ऐसे में भला इस पति को सफलता कैसे नहीं मिलेगी। रुद्र खुराना, कुछ ही दिनों की बात है, आपकी प्रिशा को ना सब याद आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि राइटर को ना आगे की कहानी मिल गई है। तो बहुत जल्द रुद्र और प्रिशा नई कहानी के साथ मिलेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।